हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDF GS गुरु में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ज्ञान भारतम सीरीज। उसमें एपिसोड कौन सा होगा आज? एपिसोड नंबर 3 होगा। तो पढ़ लिए हैं और बढ़िया आप लोग प्यार दे रहे हैं, अच्छा पसंद कर रहे हैं। तो आज हमारे एपिसोड में क्या होगा? सबसे पहले द लीजेंडरी, द ओनली मैन, बेताज बादशाह, किसके फिल्मों के बेताज बादशाह, बॉलीवुड के महानायक, पहले ही मैन, द ही मैन नाम से मशहूर कौन? श्री धर्मेंद्र जी को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको याद करते हुए, उनके कुछ खट्टे मीठे पल को सहेजते हुए, जो विभिन्न अखबारों ने, विभिन्न लोगों ने उनके बारे में कुछ राय रखी हैं, बताया है उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उनकी ज़िंदगी से हम क्या सीख ले सकते हैं उसे समझते हुए आज आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पहले उनको देंगे, कुछ समय उनको देंगे, फिर उसके बाद हम अपना जो डेली का काम करते हैं, जो हम डेली की ज़रूरत की चीज़ें पढ़ते हैं, वो चलेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं द हीमैन के बारे में। देखो, सबसे पहली पहली फिल्म उनकी कौन सी थी? दिल भी तेरा हम भी तेरे। दिल भी तेरा हम भी तेरे 1960 में आई थी। 65 60 से लेकर 65 साल भैया एक छत्र राज किया उन्होंने। कहाँ पे? सिनेमा पे, हिंदी सिनेमा पे, बॉलीवुड पे एक छत्र राज करने वाले। अच्छा, और इसके लिए उन्हें सिर्फ 51 रुपये मिले। देखो, पैसा मायने नहीं रखता, वो बोलते भी हैं इस बात को कि पैसा, मैंने पैसे से कभी प्यार नहीं किया। तो 51 रुपये मिले थे, लेकिन आज बेताज बादशाह हैं वो, पैसे के मामले में भी, और दिलों पे तो राज करते ही हैं। अभिनय को पहली बार सराहना, उनकी फिल्म सत्यकाम सबसे उम्दा या यादगार परफॉर्मेंस मानी जाती है। 1969 में आई थी ये सत्यकाम। इनके अभिनय की चर्चा आज भी होती है ना सत्यकाम में। आपको समय मिले तो देखना। पहला कॉमिक रोल, पहली बड़ी कॉमिक सफलता चुपके चुपके थी, जिसने उनका हास्य पक्ष सबके सामने रखा। मतलब वो हास्य भी कर सकते थे, ये भी देखो, बहुमुखी प्रतिभागिता नहीं थे। ऋषिकेश मुखर्जी की यह फिल्म 1975 में आई थी। सबसे सफल जोड़ी जानते ही हो भैया, सबसे ज़्यादा 35 फिल्में उन्होंने हेमा मालिनी के साथ की, जिसमें जिसमें से 31 दोनों ने प्रेमी जोड़ी के रूप में जाना। 31 है 35 में से। अच्छा, नेक्स्ट है 1973 में सबसे ज़्यादा हिट फिल्में। 1973 में धर्मेंद्र ने एक ही साल में 9 हिट फिल्में देकर रिकॉर्ड बना दिया। उस दौर में धर्मेंद्र का नाम हिट फिल्म की गारंटी था भैया। धर्मेंद्र मतलब हिट फिल्म। 9 फिल्म एक ही साल में, हिट फिल्म, 9 हिट फिल्म। पहली फिल्म बतौर निर्माता 1983 में बेताब आई थी, किसी सनी पाजी की, ये सनी साहब की, है ना, और जिसमें उन्होंने सनी देओल को लॉन्च किया था। यह साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में थी, कि ये भी हिट हुई थी। पहली बार दोनों बेटों के साथ काम किया था। कौन सा? अपने, तो ये गाना सुना ना आपने? अपने में दोनों बेटों के साथ काम पहली बार 2007 में नजर आए थे। जब इस फिल्म की कहानी सुनाई गई तो भावुक हो गए थे। फिल्म की कहानी जो सुनाई ना, तो भावुक हो गए थे, रिलेट किया था उन्होंने अपने साथ इसको। अच्छा, और उनके जीवन संबंधी कुछ अनोखी यादें। शेर से लड़े थे, हैं? शेर से लड़े थे। दिलेरी देखो, उनकी दिलेरी की चर्चाएं। फिल्म कर्तव्य, कर्तव्य की शूटिंग के दौरान, जब उस कर्तव्य की शूटिंग हो रही थी, धर्मेंद्र पर पिंजरा खोलते ही शेर ने हमला कर दिया था। मतलब रियल शेर से, फिर से रियल शेर से शूटिंग हुई थी। अच्छा, तब धर्मेंद्र ने दिलेरी दिखाते हुए उसकी गर्दन पकड़ ली और पूरे सेट पर अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन जट जो है पिघला नहीं, रुका नहीं भाई। चलो, जब रात भर माँ के पैर दबाए थे, ये भी बड़ा रोचक कहानी है। क्या हुआ था, परिवार के बारे में पढ़ लेते हैं। धर्मेंद्र रोज माँ के पैर दबाते थे। देखो, मतलब ये देखो उनका मूल्य देखो, है माँ के प्रति कितने समर्पित, कितने स्टार थे। लेकिन माँ के, मतलब ये नहीं था कि मैं इतना बड़ा ईगो पाल लेना कि भाई माँ बाप क्या है। माँ के रोज पैर दबाते थे। एक दिन नशे में, नशे भी करते थे, नशा करते थे, नशे में रात भर पैर दबाते रहे। सुबह माँ की जब नींद खुली तो उन्होंने बेटे से कहा, अच्छा पैर दबाया, ऐसा है तो रोज पिया कर तू। ये बड़े अच्छे दिलचस्प किस्से हैं उनके। बच्चों जैसे दिल वाले महान अदाकार, बिल्कुल बच्चों जैसा दिल था। और एक बार 50 किलोमीटर पैदल चलकर शूटिंग में पहुंच गए। ये क्या कहानी है? ये कौन याद कर रहा है? ये रमेश सिप्पी साहब, जिन्होंने शोले बनाई। किसने शोले बनाई ना? शोले बनाई थी रमेश सिप्पी साहब ने उनके साथ। तो शोले, रमेश सिप्पी साहब ने ये कहानी बताई है। धर्मजी महान अभिनेता के साथ साथ एक साधारण इंसान, महान व्यक्ति, साधारण इंसान थे, बहुत सिंपल रहने वाले, बच्चों की तरह खुली किताब थे एकदम। मुझे याद है, बोल रहे हैं ये बात, मुझे याद है कि सीता गीता में एक ड्रग सीन था जो हमने फिल्म में शूट किया था। धर्म जी ने सीन इतनी सहजता से किया कि वहीं से हम करीब आ गए, दोनों सीता गीता से करीब आए थे। जिसमें सीता गीता में हेमा जी का डबल रोल था ना, वही। फिर कभी हल्की ड्रिंक्स, कभी उनकी शरारतें, लेकर बेहद अनुशासित, मतलब अनुशासन बहुत तगड़ा था। उनकी फिटनेस का एक हिस्सा आज भी याद है। मतलब ये आप बता रहे हैं फिटनेस के बारे में। इस शोले की शूटिंग के दौरान
वो कहाँ थे, रामनगर में। कहाँ होती, रामनगर में शूटिंग होती थी। और हम करीब 50 किलोमीटर दूर एक होटल में, अशोका होटल था, उसमें रुकते थे। एक दिन धर्मजी सुबह 3 बजे उठे और पैदल ही लोकेशन के लिए निकल गए। जब यूनिट वैन वहाँ पहुंची तो धर्मजीत पहले ही पैदल पहुंच चुके थे। ये उनकी फिटनेस की मिसाल थी। शोले में धर्मजीत पहले, हाँ देखो ये भी उन्होंने बताया कि शोले में पहले धर्मजीत ठाकुर का रोल करना चाहते थे। फिर वो बोले कि हीरो तो बहुत कर लिए, अब विलेन का रोल करता हूँ, मतलब अगर ठाकुर नहीं तो फिर गब्बर का रोल चाहते थे। ये है। अच्छा, जिन दिलीप कुमार को देख हीरो बने वे धर्मेंद्र जैसा बनना चाहते थे। मतलब दिलीप कुमार उनके बिल्कुल अजीज थे, भाई की तरह मानते थे धर्मेंद्र जी उनको। तो दिलीप कुमार ने एक बार बताया था एक अवार्ड शो में कि वो खुद उनको फॉलो करना चाहते थे। 1997 में 44वें फिल्म फेयर अवार्ड की सेरेमनी में धर्मेंद्र को लाइफ टाइम अचीवमेंट किसने दिया था, खुद दिलीप साहब ने दिया था। और यह अवार्ड दिलीप कुमार ने उन्हें देते हुए कहा था कि मैं पहली बार इस धर्म को देखा तो देखते ही मेरे दिल में उमंग पैदा हुई, अल्लाह मुझे ऐसा ही बनाया होता। मतलब वो खुद धर्मेंद्र जैसा बनना चाहते थे। धर्मेंद्र साहब थे ही ऐसे। ओके, अब देखिए ये हो गया धर्मेंद्र जी के बारे में। एक बार फिर से धर्मेंद्र जी को सत सत नमन। ऐसे जो व्यक्तित्व तो बहुत कम आते हैं जीवन में, तो इनसे सीखना है अपने काम के प्रति डेडिकेशन कैसे रखना है, ईमानदारी कैसे रखनी है, पैसे को ज़्यादा वरीयता नहीं देनी, परिवार के साथ अपने मूल्यों के साथ, परिवार के जो मूल्य होते हैं ना, एथिक्स होती है, उसको कैसे लेके चलना है, कैसे जीना है ना। इन सबको हम अपने जीवन में उतार सकते हैं। यहाँ कोई सदा के लिए नहीं आया है, लेकिन ऐसी शख्सियतों के बारे में पढ़ के आपको जो है इन सबको फॉलो करना चाहिए। और ऐसे उनका कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत भी आप बन सकें तो बनने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, चलो ये हुआ धर्मेंद्र जी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है दृष्टिबाधित युवक बना साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, 21 की उम्र में की खुद की कंपनी। अब बताओ, दृष्टिबाधित है और मात्र 21 साल उम्र है और अपनी सिक्योरिटी कंपनी शुरू कर दी है। देखो क्या है, 100% दृष्टिबाधित, मतलब 100% दृष्टिबाधित युवक कंप्यूटर पर तेजी से काम करता हो, यह देखकर कोई भी चौंक सकता है। लेकिन गुजरात के नाडियाद के रहने वाले 21 वर्षीय अकील मिर्जा ने यह कर दिखाया है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट के रूप में काम करते हुए उन्होंने अपनी खुद की कंपनी शुरू की है। अकील का सपना है कि वे भारत और दुनिया के टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट में शामिल हों। इसके लिए वे लगातार मेहनत कर रहे हैं। अकील ने बताया कि वे जन्म से ही पूरी तरह ब्लाइंड हैं, दृष्टिबाधित हैं। उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं जो उन्हें लगातार मार्गदर्शन देते हैं। माँ और बड़ी बहन उनका पूरा सपोर्ट करती हैं। अकील ने सरकारी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त किया भैया, फिर एक ट्रस्ट के स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा पूरी की। इसके बाद उन्होंने इंटरनेशनल लेवल के ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी कोर्स किए। फिलहाल वो MT यूनिवर्सिटी नोएडा से BCA इन क्लाउड सिक्योरिटी का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं। स्पीकिंग सॉफ्टवेयर से करता, मतलब देखो क्या है, अकिल ने बताया कि वे एक खास स्पीकिंग सॉफ्टवेयर से मदद से कंप्यूटर पर काम करते हैं। यह सॉफ्टवेयर उन्हें आवाज़ के जरिए निर्देश देता है और वे उसी अनुसार काम करते हैं। मतलब बहुत पॉजिटिव न्यूज़ और इम्पोर्टेंट न्यूज़। ठीक है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। एक और पॉजिटिव न्यूज़ है ना, इसके बारे में देखते हैं क्या है भैया पॉजिटिव। फकीर चंद कमाई का 90% करते हैं दान। अब देखो कौन है जी फकीर चंद, कहाँ के, हरियाणा का कैथल जिला पड़ता है हरियाणा में। कैथल निवासी 55 वर्षीय फकीर चंद साहब अपनी कमाई का 90% दान कर देते हैं। 90%, कोई भी आदमी सोचा है कभी 90% दान कर रहा है, मात्र 10% अपने लिए रख रहा है। हम लोग भाग रहे हैं पैसे के पीछे। अब तक करीब 35 लाख दान कर चुके हैं। उनकी कमाई का स्रोत कबाड़ी का काम है। रद्दी बेचकर जुटाई गई रकम से, अब देखो है ना, रद्दी बेचकर जुटाई गई रकम से 90% बैंक में जमा कर देते हैं। जब खाते में कुछ रकम इकट्ठी हो जाती है तो उसे बच्चों की पढ़ाई, मंदिरों, गौशालाओं, सामाजिक संस्थाओं पर खर्च कर देते हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद कन्याओं की शादियों के लिए भी खर्च करते हैं। सीखो यार कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, बहुत इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये जो है महिलाओं के लिए एक नया नंबर चालू किया है। क्या नाम है, क्या नंबर है, 14490 14490। क्या है ये, संकट में फंसी महिलाओं की मदद के लिए 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है। दोबारा देख लो, टोल फ्री नंबर है एक, 24 घंटे और 24 घंटे 7 दिन ये काम करेगा। 144, देख लो 14490 14490। क्या है ये, राष्ट्रीय महिला आयोग ने संकट में फंसी महिलाओं के लिए शॉर्ट कोड टोल फ्री नंबर जारी किया है। कितना नंबर है फिर याद देख लो, 14490 है ना, 14490। ओके, किसी भी शहर कस्बे या गांव में महिलाएं 24x7 यानी 24 घंटे 7 दिन इस नंबर पर कॉल कर मदद पा सकेंगी। अब कैसे काम होगा, हेल्पलाइन पर प्रशिक्षण काउंसलर
उनकी समस्या सुनेंगे। क्या होगा इस हेल्पलाइन पे, जो प्रशिक्षित काउंसलर होंगे ना, जो ट्रेंड काउंसलर होंगे, वो इनकी समस्याएं सुनेंगे। जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। अगर स्थिति गंभीर होगी, गंभीर स्थिति होने पर तो रात के वक्त भी पीड़िता के पास पुलिस पहुंचेगी। तो अब ये अच्छा कदम है महिलाओं के लिए, है ना। तो आप लोग अपने परिवार में, या आप महिला हैं तो अपना यूज करें, और लेकिन इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए इस चीज़ों का, है ना। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है, बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है, तो आज हम यहीं रोकेंगे। धर्मेंद्र जी को फिर एक बार सत सत नमन, अपनी श्रद्धांजलि देते हुए यहीं विराम देंगे। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो इसको लाइक शेयर करें और चैनल को बढ़वाने में थोड़ी मदद करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।